गर्ल्स, रासायनिक समीकरण अर्थात क्या? सबसे पहले कि रासायनिक समीकरण अर्थात क्या? गुजरातीમાં रासायनिक समीकरण कोने કહેવામાં આવે છે એવું લખ્યું છે। अभी आपने बहुत सारे केमिकल इक्वेशन किए, अभी आपने बहुत सारे रासायनिक समीकरण को आपने हल किया। रासायनिक समीकरण था कैसे? जैसे एक ले ले, हम कोई भी एसिड ले लें कि HCl, कोई भी बेस ले लें सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्रक्रिया करें तो लवण और पानी बनेगा। Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है, तो Na और Cl प्लस पानी यानी H2O बनेगा। ठीक है, अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा ये क्या है क्या नहीं, दाना आप बट फिर भी जैसे दाना ये है ना, ये हाइड्रोजन और जो Cl, H4 हाइड्रोजन और Cl4 होता है क्लोराइड। हाइड्रोजन और Cl दोनों अलग अलग हैं। जब दोनों अलग अलग हो तो इनको हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। क्या बोलते हैं? समझ आ गया? क्या बोलते हैं इनको? संज्ञा। संज्ञा का मतलब होता है चिन्ह, प्रतीक, सिंबल इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, और जब ये दोनों साथ में मिल जाएं तो बन जाता है सूत्र। क्या बन जाता है? सूत्र। क्लियर है? अलग अलग है तो ये संज्ञा है यानी चिन्ह है। हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है? तो H, Cl, और क्लोराइड की संख्या क्या होती है? तो Cl। अब दोनों साथ में मिल जाए तो HCl बन जाएगा, जो कि सूत्र बन जाएगा किसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। पहले पता मैं क्या बोल रहा हूं? यानी कि संज्ञा और सूत्र अलग अलग हो तो उनको संज्ञा बोलेंगे, साथ में मिल जाए तो सूत्र बनेगा। तो संज्ञा और सूत्र का उपयोग करके, सुनो ध्यान से, संज्ञा और सूत्र का उपयोग करके किसी भी रासायनिक प्रक्रिया को संक्षिप्त यानी शॉर्टकट में लिखना अर्थात रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैं कहूं अम्ल की क्षार के साथ, अम्ल क्षार और लवण होता है, अम्ल की क्षार के साथ प्रक्रिया करने पर लवण और पानी बनता है। क्या बनता है? लवण और पानी। हिंदी में लिखेंगे तो शायद 3-4 लाइन चली जाएगी, हिंदी में अगर लिखने जाए तो शायद 3-4 लाइन हो जाएगी, लेकिन इसको ही शॉर्टकट में लिखना हो तो वो कहलाता है रासायनिक समीकरण। बट किस किस का उपयोग करके? तो लिखना है संज्ञा और सूत्र का उपयोग करके किसी भी रासायनिक प्रक्रिया को शॉर्टकट में लिखना यानी संक्षिप्त में लिखना अर्थात रासायनिक समीकरण कहलाता है। समझ में आ गया? तो देखो यहां लिखेंगे हम, हेडिंग डाल, ये आपका रफ है, समझाने के लिए बताया। यहां पे लिखेंगे रासायनिक समीकरण, यहां लिखोगे रासायनिक समीकरण। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, ये वहां हम आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, आंसर क्या लिखोगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को मत लिखना, यहां क्या लिखो? किसी भी रासायनिक प्रक्रिया को। ठीक है, किसी भी रासायनिक प्रक्रिया को ठीक है, किसी भी रासायनिक प्रक्रिया को संज्ञा, इसको मैं इरेज कर दूं, किसी भी रासायनिक प्रक्रिया को संज्ञा और सूत्रों की मदद से शॉर्टकट में लिखना यानी संक्षिप्त में लिखना, संक्षिप्त में लिखना अर्थात रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, अर्थात रासायनिक
समीकरण कहलाता है। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। क्लियर है? ये समझा बेटा? ये समझा? अरे यार देखो यहां पर प्लस NaCl प्लस H2O। देखिए यहां पर उसने पूछा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, पहले रासायनिक समीकरण कोने कहेવામાં આવે છે, बराबर। तो इसको अगर अलग अलग लोगे तो क्या बोलेंगे? इसको संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गुजराती में भी संज्ञा ही बोलेंगे, ठीक है। और जब दोनों साथ में होंगे, दोनों कैसे होंगे? साथ में, तो क्या होगा? सूत्र होगा। क्या होगा? ये सूत्र होगा, ठीक है। तो किसी भी संज्ञा या सूत्र का यूज उपयोग करके किसी भी प्रक्रिया को आप शॉर्टकट में लिखोगे। जैसे मैं इसको अगर लैंग्वेज में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? ध्यान देना। इसको क्या बोलते हैं? अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? अम्ल। अम्ल की इसको बोलेंगे क्षार। क्षार के साथ प्रक्रिया करने पर लवण और H2 मतलब पानी, पानी बनता, ये लिखा हुआ है। अब इसको ऐसे ना लिखकर एक ही लाइन में खत्म करना हो, एक ही लाइन में खत्म करना हो तो वो ये लिखा जाता है, ओनली फॉर वन लाइन। ये सिर्फ क्या है? एक लाइन है। अब इसको लिखने के लिए क्या किस किस की जरूरत पड़ती है? पहले थी संज्ञा की। अगर सूत्र मुझे बनाना है तो मैं एक एक लेटर ही लिखूंगा ना। अगर मुझे HCl लिखना है तो पहले H बाद में Cl लिखूंगा। तो जो अलग अलग जो लेटर होते हैं वो कहलाते हैं संज्ञा। क्या कहलाता है? संज्ञा। और जब अलग अलग लेटर है, जब संज्ञा जब आपस में मिल जाती तो क्या बन जाता है? सूत्र, फॉर्मूला। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो संज्ञाओं का और सूत्रों का उपयोग करके, संज्ञा और सूत्रों का उपयोग करके जिस रासायनिक प्रक्रिया को आप शॉर्टकट में लिखते हो, किसमें लिखते हो? शॉर्टकट में, उसको ही बोलते हैं रासायनिक समीकरण। वंस अगेन, संज्ञाओं का और सूत्रों का उपयोग करके आप किसी भी रासायनिक प्रक्रिया को संक्षिप्त में लिखोगे, यानी शॉर्टकट में लिखोगे, ओनली फॉर एक लाइन में लिखोगे तो उसको बोलेंगे रासायनिक समीकरण। क्लियर है डियर? पक्का? मतलब उसको ऐसे 3-4 लाइन में ना लिखना हो, ओनली वन लाइन में फिनिशअप करना हो तो उसको इस फॉर्म में लिखते हैं। इसको समीकरण कहते हैं। समीकरण बनाने के लिए आपके पास संज्ञा और सूत्र आपके पास होने चाहिए। संज्ञा और सूत्र का उपयोग करके जो आप लाइन लिख के तैयार करोगे वही आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। डन है? पल्ले बढ़ रहा है? क्लियर? चल दूसरा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है? अभी आपको पता है कि हमने समीकरण लिखा था, उसके बाद फिर हम उसको बैलेंस किया था। क्या किया था? बैलेंस, संतुलित किया था ना। वो क्यों करते हैं आप लोग? तो वो उसका रीजन देना है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। ठीक है, ध्यान देना। तो यहां पर लिखेंगे उसका रीजन। अच्छा मानो एक बात बताओ मुझे, आपकी मम्मी ने 10 किलो गेहूं साफ किए हैं और कहा है जा पिसवा कर लाओ। आप 10 किलो गेहूं लेकर गए चक्की वाले के पास, यानी घंटी वाले के पास आप लेकर गए, तो गेहूं को पीसने के बाद जो आटा निकलेगा वो आपको कितना देगा? 10 का 10 किलो देगा या कम देगा? कम देता है, कम देता है। कभी गए हो पिसवाने के लिए? कभी तुम गई हो? कभी गई हो रोशनी? तो फिर कैसे बोली कम देता है? कभी नहीं। देखो, कभी भी गेहूं पिसवाने के लिए जाओगी तो वो जितना गेहूं होता है उतनी ही रिसिप्ट फाड़ के उसमें डाल देगा, और जितना गेहूं होगा उतना ही आपको आटा देगा, कम नहीं देगा। समझ में आ रहा है? चक्की वाला जो लेता है वो कम क्यों देगा भैया? क्योंकि वो गेहूं को पीसने के पैसे ले रहा है ना हमसे। अगर मैं उसको 10 किलो दे रहा हूं तो मुझे 10 किलो ही आटा रिफंड करेगा ना भाई, 1 किलो थोड़ी कम देगा। वहां पे ऐसा तो लिखा नहीं है कि भाई
गेहूं को पीसने के बदले में 1 किलो आटा लिया जाएगा, ऐसा लिखा रहता है। बोले पैसा नहीं लेते, बोले हम 1 किलो आटा काट लेते इसी में से, ऐसा नहीं होता है ना। यानी कि वो भी जाने दो, जब भी आप किसी सब्जी वाले से कोई भी सब्जी लेते हो तो एक तरफ अगर 500 ग्राम बांट रखा रहता है तो दूसरे बाजू वो 500 ग्राम ही चीज आपको देता है, ना आपको ज्यादा ना आपको कम। ज्यादा देगा तो उसका नुकसान, कम देगा तो तुम्हारा, है ना। तो इक्वल में देता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई भी समीकरण लिखते हैं, दादा ने यहाँ पर मान लो ये समीकरण यहां ले लेते हैं, तो दादा ने यहाँ पर क्या होगा, अगर हम यहां ले लें HCl प्लस NaOH गिव्स, यहां से प्लस और यहां से माइनस निकल जाएगा, NaCl प्लस पानी H2O। मेरी बात अंदर ना, अगर इधर H कितने हैं, 1 और 1 2, और इधर H कितने हैं 2, तो ये समीकरण बैलेंस है, ना एक नीचे ना एक ऊपर, ठीक है। अगर इधर ज्यादा इधर कम तो समीकरण इधर झुक जाएगा, है ना बेटा। अगर कोई वस्तु, मान लो ये तराजू है, तराजू में इधर रखा है 10 किलो और इधर 5 किलो है, तो क्या होगा, तराजू इधर झुक जाएगा। तो मेरा बेटा, बेटा आप गुजराती हो कि मारवाड़ी हो, आप भैया जी हो, लग नहीं रहे हो, चलो कोई बात ना। तो देख तराजू सुना, तराजू कभी देखा है, तो बस ऐसा लग रहा है कि तराजू भी सुना नहीं हो, तो क्या पर तो अगर इधर 10 किलो है और इधर 5 किलो है, वेट जिधर ज्यादा होगा उधर क्या होगा, समीकरण झुक जाएगा। तो ये समीकरण किधर भी झुके ना, एकदम बैलेंस रहे। इसलिए अगर किधर अगर कम हो रहा है तो उसको आपको बैलेंस करना है। उसको 2 रीजन आपको देने हैं। क्या, पहला लिखोगे कि द्रव्यमान संचयन के नियम के अनुसार, द्रव्यमान संचयन के नियम के अनुसार द्रव्यमान संचयन के नियम के अनुसार द्रव्यमान का मतलब होता है वजन। क्या होता है, वजन। द्रव्यमान संचयन के नियम के अनुसार द्रव्यमान ना तो द्रव्यमान का ना तो सर्जन किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। हाँ वही लिखा है, द्रव्यमान संचयन का नियम, वही द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्यमान संचयन का नियम एक ही है, ठीक है। द्रव्यमान संचयन के नियम के अनुसार द्रव्यमान का ना तो सर्जन किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है, ठीक है। डियर में क्या समझ में आ रहा है, याला दड़ संचयनना नियम मुजब દળનું ના તો આપણે સર્જન કરી શકાય ના તો એનો વિનાશ કરી શકાય, બરાબર। यानी कि किसी भी प्रकृति में जिस चीज का जन्म हुआ है उसको ना हम मिटा सकते हैं ना ही उसको दोबारा जन्म दे सकते हैं। जिसे कहते हैं कि इंसान जन्म लेता है तो मरता भी है, बात सही है। जैसे हम रेगुलर कैसे कपड़े चेंज करते हैं, आज ये कल वो, है ना, वैसे ही हमारी बॉडी है, बॉडी कपड़े हैं, सिर्फ आत्मा कपड़े चेंज करती है, क्योंकि आत्मा जो होती है वो अमर रहती है, कभी मरती नहीं है ना। तो पृथ्वी में जिस चीज का अस्तित्व है वो बना रहता है, सदियों तक बना रहता है, खाली क्या होता है, स्वरूप चेंज होता है। जैसे मैं बात करूं अभी आपसे, ध्यान देना, 1 गिलास पानी ले लो, है ना। 1 गिलास पानी लिया तो सब नॉर्मल क्या बोलोगे कि सर ये पानी है, हाँ या ना। अब उसमें चीनी डाल दो, नींबू डाल दो, अब क्या बन जाएगा, शरबत या नींबू शरबत। अब उसको पानी नहीं बोलोगे, है ना, हाँ या ना। एक चीज और ले लो,
नॉर्मल हमारे घर में दूध आता है, अभी नॉर्मल दूध आया तो दूध बोलेंगे, उसको गर्म करो तो क्या बन जाएगा, मावा या खोआ बन जाएगा, है ना। फिर इसकी मिठाई बनाओ, है ना। अगर गोल गोल सेव दोगे तो पेड़ा बन जाएगा, उसको किसी चीज के अंदर भर के दो तो गुजिया बन जाएगी या फिर कुछ और बन जाएगा। यानी है एक ही चीज, चीज एक ही है, लेकिन जैसे उसके आकार बदल रहे हैं वैसे उसका नाम बदलते जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन है वो चीज एक ही। तो वैसे ही द्रव्यमान संचयन के यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी पदार्थ का द्रव्यमान ना तो हम सर्जन कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इस रासायनिक समीकरण में दोनों ओर का संतुलन बना रहे, दोनों ओर का संतुलन बना रहे, इसलिए हम परमाणुओं को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ध्यान से एक चीज और समझना, अभी देखो बेटा यहां पे ये H है और ये Cl है, ये H और ये Cl है ना। अब ये एक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, परमाणु। क्या बोलेंगे इसको, परमाणु, ठीक है। अब ये एक से ज्यादा हो जाए, मान लो कि 2 हो जाए, H2 हो जाए, एक से ज्यादा होगा तो क्या बन जाएगा, ये अणु। क्या बन जाएगा, ये अणु। पहले बढ़ रहा है, अकेला है तो परमाणु, और एक से ज्यादा लोग उसमें आकर ज्वाइंट हो जाए तो क्या बन जाएगा, अणु। परमाणु छोटा होता है और अणु बड़ा होता है। परमाणु जब अकेला होता है तो परमाणु कहलाता है, जब किसी से मिल जाता है, एक से ज्यादा हो जाता है तो क्या बन जाता है, अणु बन जाता है। क्या बन जाता है, अणु बन जाता है, ठीक है। तो किसी भी रासायनिक समीकरण में दोनों ओर परमाणु का बैलेंस, दोनों ओर समीकरण का संतुलन बना रहे, इसलिए परमाणु की संख्या को हम दोनों ओर समान करते हैं। लिखना है, द्रव्यमान संचयन के नियम के अनुसार द्रव्यमान का यानी वजन का ना तो सर्जन किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। इसलिए रासायनिक समीकरण में रासायनिक समीकरण के दोनों ओर किसका, परमाणुओं का, अणु का मत लिखना, परमाणु का लिखना। इसलिए रासायनिक समीकरण के दोनों ओर परमाणुओं का संतुलन बना रहे, इसलिए रासायनिक समीकरण के दोनों ओर और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। इसलिए रासायनिक समीकरण के दोनों ओर परमाणु का संतुलन बना रहे, ये इसलिए निकाल दो, खराब लग रहा है, ऐसे लिखना, बना रहे। रासायनिक समीकरण के दोनों ओर परमाणुओं का संतुलन बना रहे, इसीलिए रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करते हैं। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना चाहिए, ठीक है। फिर सुनना कि रासायनिक समीकरण के दोनों ओर, ये आपका रासायनिक समीकरण है, ये इसके दोनों ओर है, ये गिब्स होता है ना, इसके एक ओर ये रहा और एक ओर ये रहा, ठीक है। रासायनिक समीकरण के दोनों ओर संतुलन यानी बैलेंस बना रहे, इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना चाहिए, ठीक है ना। पल्ले पड़ रहा है कि ऊपर जा रहा है, पक्का ना पड़ा तो बोल देना, ओके। रासायनिक समीकरण के दोनों ओर परमाणुओं का संतुलन बना रहे, इसलिए रासायनिक समीकरण को इसलिए इसको यहां लिख देते, बाकी का चलेगा। अरे वो दिखेगा नहीं फिर, एक मिनट बेटा, एक मिनट, हाँ वो तो भी आएगी। यहां पर परमाणु का संतुलन बना रहे, इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना चाहिए। इसलिए रासायनिक समीकरण को
को संतुलित करना चाहिए। डन यहाँ तक क्लियर है? पल्ले पड़ गया पक्का? बेटा आपको कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, लिखा है कि जब हम रासायनिक प्रक्रिया करते हैं तो उस समय रासायनिक प्रक्रिया में किस किस प्रकार के चेंजेस देखने को मिलते हैं, है ना? तो देखो मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको याद रह जाएगा। एक बर्फ का टुकड़ा ले लो, क्या ले लो? लिखना पड़ेगा ना, करना यहाँ पर। एक बर्फ का टुकड़ा ले लिया, ठीक है? अब हाँ, बर्फ तो कैसे भी चलती है ना। बर्फ के टुकड़े को ले लो, अब इसको नॉर्मल देखो, नॉर्मल इसको रख दो। अभी बर्फ कैसा है, एक चौरस आकार में है ना। थोड़े समय के बाद बर्फ क्या होगा, पिघलने लगेगा, यानी कि इसके आकार कैसा होगा, इसके आकार में क्या होगा, चेंजेस आएगा, यानी बदलेगा। तो आप क्या लिखोगे, आकार में परिवर्तन होता है। डियर यहां देखो, पहला कि रासायनिक प्रक्रिया के दौरान आकार में परिवर्तन होता है, यानी आकार बदलाए छे, यानी आकार बदलता है, ठीक है? धंधा यहाँ पर आकार बदलता है, समझा कि नहीं? ध्यान देना यहाँ पर गर्ल्स, आकार बदलेगा, हाँ या ना? दूसरा, बर्फ पहले क्या होता है? अरे हाँ, वो तो ठोस तो होता है। बर्फ पहले ठंडा या गरम? ठंडा। धीमे धीमे क्या होने लगेगा, गरम, यानी कि टेम्परेचर परिवर्तन होता है, यानी तापमान बदलता है, ठीक है? तापमान बदलता है, ठीक है ना? बर्फ कहीं भी रखा हो और बर्फ को तुम जब कुछ जिससे ढका उसको हटाओ तो उसमें से क्या निकलता है, थोड़ा धुआं निकलता है बर्फ में से, है ना? भाप निकलती, धुआं सा निकलता है, यानी कि कुछ गैसें, यानी कुछ वायु मुक्त होती है, यानी कुछ गैसें निकलती हैं। तो लिखना है कुछ वायु मुक्त होती है, ठीक है? कुछ वायु मुक्त होती है, ठीक है ना? बर्फ के आधार पर आप 3 लिख लोगी। एक ले लो कपूर के लिए। कपूर जब देखा है आपने, कपूर नॉर्मली स्टार्टिंग में बर्फ के जैसा ही होता है, सेम आकार का और सेम कलर का, लेकिन जब उसे जलाओ तो किस आकार का बनता है? जब जलाओ कपूर तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, काला। कैसा? काला, यानी कि उसमें रंग में क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है? तो लिखना है रंग बदलता है, रंग बदलता है। तो ये आपके 4 प्रकार के परिवर्तन होते हैं रासायनिक प्रक्रिया करते समय, ठीक है? और हाँ, बस इतना ही लिखना है। ये 4 लिखने की जरूर नहीं है कि पहले ये लिखो, अब इनको आगे पीछे लिखोगे तो भी चलेगा, बट याद रखना कि 4 प्रकार के लिखने हैं। पहला आकार, उसके बाद तापमान, और कुछ वायु मुक्त होगी, और रंग लास्ट में बदल जाता है, ठीक है ना? क्लियर है? लिख दो। चलो गल से आओ, चलो दो। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि उष्मा का मतलब क्या होता है, क्षेपक का मतलब क्या होता है, ठीक है? और शोषक का मतलब क्या होता है, ठीक है? सबसे पहले वो समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो, उष्मा का मतलब ये होता है, जैसे आपकी मम्मियां जो रोटी बनाती है ना, रोटी या सब्जी बनाती हैं, तो रोटी को अगर डायरेक्ट आग पर रखो तो रोटी जल जाएगी, रोटी जलेगी तो वो आग है, और तवे पर रखकर फिर रोटी जो सिकती है उसको उष्मा बोलते हैं। उष्मा का मतलब सीधा साधा अर्थ है गर्मी, हीट। जो जला दे वो आग है, और जो सेके, हल्का हल्का सेके, वो उष्मा है। उष्मा का मतलब गर्माहट। दोनों हथेली को रगड़ो और जो हल्की हल्की से जो गर्माहट आएगी वो उष्मा है। समझ में आ रहा है? तो अब क्या है उष्मा क्षेपक। क्षेपक से पहले समझो शोषक। शोषक क्या होता है? शोषक का मतलब शोषण करना, किसी चीज को सोखना। जैसे वो स्पंज आता है ना, स्पंज, गर्ल्स स्पंज आता है, स्पंज को पानी में डाल दो,
फिर क्या हो जाएगा, स्पंज सारा का सारा पानी क्या कर लेगा, सोख लेगा, हाँ या ना, स्पंज सारा का सारा पानी क्या करेगा, सोख लेगा, तो उसको बोलेंगे शोषक। जो उष्मा को अपने अंदर खींच लेवे तो उसको क्या बोलते हैं, उष्मा शोषक। जैसे एक चूने का पत्थर हमने लिया, ठीक है, चूने के पत्थर को अगर हम गर्म करें, गर्म करेंगे ना, तो जितनी भी तुम उसको गर्माहट दोगे वो गर्मी को अपने अंदर सोखता जाएगा, और जब उसकी लिमिट मर्यादा सोखनी खत्म हो जाएगी तो चूने का पत्थर टूट जाएगा। समझना, पल्ले बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तुमने वही लिखा है, चूने का पत्थर। घर में जो हम ये जो किया ना, ये जो पोत रखा है, ये चूना ही है, ये चूना है, ठीक है, पल्ले बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, चूने के पत्थर को गर्म करना है, पानी में नहीं डालना है। चूने के पत्थर को गर्म करोगे तो गर्म जो हम उसको गर्म कर रहे हैं ना, तो उसमें से जो भी हीट उष्मा निकल रही है वो पत्थर उसको सोख रहा है, अपने अंदर ले रहा है, और अपने अंदर जब तक लेगा जब तक उसकी लिमिटेशन मर्यादा खत्म नहीं हो जाती। जैसे ही वो पूरा भर जाएगा उष्मा से, वैसे ही वो टूट जाएगा। जैसे पत्थर टूटा तो समझना कि उसकी क्षमता खत्म। इन शॉर्टली वही लिखा हुआ है कि चूने के पत्थर को गर्म करने पर चूने का पत्थर क्या होता है, टूट जाता है, उसको बोलते हैं कि इसने उष्मा का शोषक किया था। अगर वो उष्मा लेता नहीं तो वो ना पत्थर गर्म होता, ना उसके अंदर उष्मा भरती, और ना वो टूटता। पत्थर टूटा, देखो चूने का पत्थर उष्मा ले रहा है ऐसा तो हमें दिखाई देगा नहीं, है ना, जब वो टूट जाएगा तब हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ अगर टूटा है तो इसका मतलब ये है कि उष्मा का ये शोषण कर रहा था। समझ में आ गया। अब जो उष्मा को बाहर निकाले, जो उष्मा को अपने अंदर ले, वो उष्मा शोषक होता है, और जो उष्मा को एनर्जी को, जो गर्मी को, उष्मा को बाहर निकाले वो उष्मा छेपक होता है। ठीक है, उष्मा छेचक मतलब जो गर्मी उष्मा को बाहर निकाले वो उष्मा छेपक, और जो उष्मा का शोषण करे अपने अंदर ले जाए वो उष्मा शोषक। डन इतना। दोनों में चूने का पत्थर लेना है, इसमें आपको चूने के पत्थर को गर्म करना है और इसमें चूने के पत्थर को पानी में डालना है। कभी भी अगर आप घर का चूना करो तो देखना जो चूने के जो पत्थर आते हैं उनको पानी में डाल दो, थोड़ी देर के बाद उसमें से गर्मी बाहर निकलने लगेगी, भाप बाहर निकलने लगेगी, एनर्जी बाहर निकलने लगेगी, एकदम से खोलने लगेगा वो। तुमने उसमें कुछ नहीं किया, खाली चूने का पत्थर पानी ही डाला है, एकदम खोलने लगेगा उसको, तुमने हाथ डाल दे तो तुम्हारा हाथ पूरा का पूरा फट जाएगा, समझा, ब्लडिंग चलते चलते से हो जाएगी। जैसे नहीं वो कोई रोग हो जाता है वैसा हाथ हो जाएगा, समझा ना। तो इसमें से एनर्जी बाहर निकलेगी, तो लिखा कि चूने के पत्थर को पानी में डालने पर उसमें से उष्मा बाहर निकलती है, उसी को बोलते हैं उष्मा छेपक प्रक्रिया। समझ में आ गया। और सेकंड पॉइंट क्या, इसमें से उष्मा मुक्त होती है यानी बाहर निकलती है, उष्मा छेपक में उष्मा बाहर निकलती है यानी मुक्त होती है, और इसमें उष्मा का शोषण होता है। बता पहले पढ़ेंगे नहीं बड़ा, उष्मा शोषक में उष्मा का शोषण होता है और उष्मा छेपक में उष्मा मुक्त होती है। ठीक है ना। अब एक चीज और, जैसे मैंने एक समीकरण तुमको बताया था, यहां देखो, याद है ना, ए बी प्लस ए गिव्स ए बी प्लस सी करो, हाँ ए बी प्लस सी करो, ए सी प्लस बी, ध्यान देना बेटा, इसको बोलते हैं प्रक्रियक। क्या बोलते हैं, प्रक्रियक। ये जो प्रक्रियक के इधर जो होता है, प्रक्रिया के इधर जो होता है उसको बोलते हैं क्या, प्रक्रियक बोलते हैं, सॉरी माफ करना बेटा, इसको बोलते हैं प्रक्रिया, और इंग्लिश में गिव्स बोलते हैं। और प्रक्रिया के इधर, इस प्रक्रिया के इधर जो होता है उसको बोलते हैं प्रक्रियक। ठीक है, प्रक्रिया के इधर वाले जितने भी तत्व होंगे उनको बोलेंगे प्रक्रियक, प्रक्रियक बोलेंगे। और इधर जो बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद। क्या बनता है, उत्पाद को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। गुजराती में बोलते हैं निपज। क्या बोलते हैं, निपज। इन शॉर्टली ये आपकी मशीन है, यह आपका माल सामान है, और जो मशीन, जब माल सामान को मशीन के अंदर डालोगे जो बनकर हमें बाहर निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट है। कि सर प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया तो बोलते हैं ये प्रोडक्ट है। ठीक है, गुजराती में निपज और हिंदी में बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, ये उत्पाद होता है आपका इधर, इतना क्लियर है। तो ध्यान देना, प्रक्रियक। अभी अगर उष्मा बाहर निकलेगी तो बाहर कहाँ निकलेगी, बाहर इधर निकलेगी, किधर निकलेगी, इधर, क्योंकि इधर से डालते हैं इधर से निकलता है, तो इसमें उष्मा बाहर निकलेगी। उष्मा क्या होगी बेटा,
बाहर निकलेगी। तो आपको क्या लिखना है, अरे यार आपको क्या लिखोगे कि ऊष्मा कहां प्राप्त होगी, उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। क्योंकि आपको पता है जिसमें ऊष्मा निकल रही है, ऊष्मा कहां निकलेगी, ऊष्मा क्षेपक में, ठीक है। ऊष्मा क्षेपक में ऊष्मा बाहर निकलती है, तो बाहर निकलती है तो किस ओर निकलती है, तो उत्पाद के रूप में निकलती है। समझ में नहीं आ रहा है, तो लिखना है कि इसमें ऊष्मा उत्पाद के रूप में होती है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ऊष्मा का शोषण होता है ना। अगर शुरुआत में मैंने पत्थर रखा, उसको तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए मुझे यहां रखना पड़ेगा, यहां रखना पड़ेगा, यहां रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां तो टूटा हुआ पत्थर बाहर निकलेगा, है ना। तो यहां पर ऊष्मा, पहले इसको गर्मी देंगे, यहां पर अगर ऊष्मा यहां पर है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, प्रक्रियक के रूप में। किसके रूप में है, और ऊष्मा शोषण में जो ऊष्मा होती है, इसमें ऊष्मा प्रक्रियक के रूप में होती। समझ गया, यानी कि ऊष्मा जो शोषण है वो प्रक्रियक के रूप में यूज होती है, और जो ऊष्मा क्षेपक है वो उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होती है। समझ आ गया, क्लियर इतना, पक्का, चलो लिख दो।